हेलो गाइस, दिस इज यश। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको जाके देख लीजिएगा। और मैं आपको इतना श्योर करवाता हूँ, अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख लिए तो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि सारी चीज जो है वो एक दूसरे से लिंकेज है। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, आखिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो आपको उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए, हिस्ट्री आपको डिफिकल्ट तभी लगती है जब आपका क्रोनोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर ना हो। एक बार आपने क्रोनोलॉजी पे पकड़ बना ली ना तो कसम से हिस्ट्री जो है ना आपको हलवा लगेगी, जिसे आप आराम से खा के पचा सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा प्रस्तर काल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल है यानी कि जो हमारा पैलियोलिथिक एज है, ये अज्ञात काल से स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा पहला मानव आया था, होमोसेपियन, जो बुद्धिमान मानव था, जिसने धीरे धीरे जो है सोसाइटी बसाना स्टार्ट करी थी, यहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। और उसका जो है कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए उसको अज्ञात काल कर दिया। तो वहाँ से लेकर जो है 8000 ईसा पूर्व तक जो है हमारा प्रस्तर युग चलता है, पैलियोलिथिक एज चलता है। इसके बाद जो चलता है हमारा मध्यकालीन जो है जो मिडियोलिथिक एज है वो चलता है। और इसमें जो है हमारा 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक ये काल रहता है। और इसके बाद आता है न्यूलिथिक एज, जिसमें जो है हमारा 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक रहता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जंप करते हैं हमारी प्रोटो हिस्टोरिक एज में, जिसमें मेनली 2 सिविलाइजेशन हमारे लिए आती हैं। वो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता। अब देखिए, 2500 ईसा पूर्व से अब हम लोग पहुंच गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें हमारा जो कालक्रम चलता है, जो कि क्रोनोलॉजी है जिसकी, वो है 1500 ईसा पूर्व तक। तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता। इस टाइम जो है जो इंसान है वो थोड़ा डेवलप हो गए थे, शहर वगैरह जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे थे, ये जो आपका पाषाण काल था, इसमें जो है पत्थरों से ही खेलता था इंसान, लेकिन यहाँ पर जो है औजार वगैरह, खिलौने वगैरह भी बनाने लगा था, तो उससे भी खेलने लगे थे। ओके, देन बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। इस समय जो है वेदों की रचना हो गई थी, तो ये 1500 से लेके जो है हमारा 600 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए, इसको भी हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल जो चला था उसमें ऋग्वेद से जो है इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है, और 1000 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। देन हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ऐतिहासिक काल के बारे में। देखिए, जो हमारा ऐतिहासिक काल है, यहाँ से जो है हमारी प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हालांकि जो ऋग्वेदिक जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जो हमारी वैदिक सभ्यता है, यहाँ से भी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मूल रूप से जो हमको जो प्रमाण है, जो सॉलिड प्रमाण है, वो यहाँ से मिलना स्टार्ट होते हैं ऐतिहासिक काल में। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा कालक्रम रहता है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारा जो कालक्रम रहता है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे ईसा पूर्व और ईस्वी। तो ये वही काल होता है जिसमें हम लोग ईसा पूर्व से ईस्वी में जंप करते हैं। इसी के बीच में वो वाला काल आता है, जीरो वाला काल, जिसमें कोई सन ही नहीं था। तो इस टाइम जो हुए थे, ईसा मसीह पैदा हुए थे, आप लोगों को मालूम ही है, पढ़ा है आप लोगों ने सब। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है। और देन बात करते हैं, हम लोग आते हैं अब मिडिवल हिस्ट्री में। तो देखिए, मिडिवल हिस्ट्री जो हमारी चलती है वो 712 से लेके 1858 तक चलती है। 1858 में वही बहादुर शाह जफर 1857 की जो क्रांति होती है हमारी। ओके, तो इसमें भी जो है मध्यकाल, इन इतिहास को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्लियर मिडिवल हिस्ट्री और जो है फिर पोस्ट मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें जो है हमारे जो मुसलमान लोग रहते हैं या मुस्लिम आक्रमणकारी जो रहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला आता है मोहम्मद बिन कासिम, वो हमारे इंडिया में अटैक करता है, और सिलसिला शुरू होता है फिर हमारे इंडिया में जो है मुस्लिम साम्राज्य का, इस्लाम साम्राज्य का। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत काफ़ी समय तक राज करता है। फिर इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में युद्ध होता है, तो फिर मुगल आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया और बाकी लोग जो भी रहते हैं हमारे इंडिया में, राजा महाराजा चौहान वगैरह भी रहते हैं। दक्कन में जो रहते हैं विजयनगर रहते हैं, दक्षिण भारत में चेर चोल पांड्या रहते हैं। ओके, ये सब आपको मालूम ही है।
और 13वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में उत्तर भारत में राजपूत, पाल, प्रतिहार, चालुक्य, ओके, ये सब आपको मालूम ही है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। देन अब जब हम लोग लास्ट जो हमारा मुगल बादशाह रहता है वो बहादुर शाह जफर होता है। फिर क्योंकि अंग्रेज एंटर कर देते हैं तो हमारी जो 1857 की क्रांति है वहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का एंड हो जाता है और जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो इमर्ज होकर आता है, अंग्रेज लोगों का शासन शुरू होता है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है अब आपको ये जितना भी मैंने बताया इसकी एक आप अच्छी इमेज बना पा रहे होंगे और आप अच्छे से आप समझ पाएंगे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कितना स्ट्रगल करके आ पहुँचे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को। तो देखिए ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट में बनाऊंगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2 पार्ट में बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पार्ट में जो है ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हमको ये जो आधुनिक भारत है मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहला सोर्सेज तो ये है कि कंपनी के दस्तावेज और अभिलेख सामग्री। अब देखिए अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम ऐसे मेमोरियल हैं, ओके, तो जहाँ से हम लोग को बहुत सारे जो बुक्स वगैरह हैं, बहुत सारी स्पीचेस हैं जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम बोली गई थी गांधी जी द्वारा, सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा, और भी बड़े बड़े नेता जो हैं उनके द्वारा जो है बुक्स वगैरह भी लिखी गई थी, पत्र जो है पत्रिका निकालते थे यानी कि पेपर वगैरह निकालते थे। तो ये सारे जो चीज़ें स्टोर करके रखी हैं यहाँ से हम लोग को वहाँ जानकारी मिलती है। कंपनी जो है कई सारे दस्तावेज जारी करती थी, वो भी सुरक्षित रूप से हैं, वहाँ से हम लोग को जानकारी मिल जाती है। ओके, देन दूसरे नंबर पे आते हैं निजी दस्तावेज। साहित्य और संस्मरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जो नेशनल मूवमेंट है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद की आत्म कथा लिखी थी उन्होंने, उससे उससे भी हमको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। और एन ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखी थी। द इंडियन स्ट्रगल जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, इससे हमको उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, ऐसे बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी है, वो भी हमारे पास सुरक्षित है, जिसके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल जाती है। और देखिए कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं उस समय जारी की गई थी, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है, जैसे कि केसरे हिंद, केसरी हो गया, हरिजन हो गए, यंग इंडिया हो गया, और द हिंदू वगैरह, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी उस टाइम में स्टार्ट हो गए थे। ओके, और कई सारी पुस्तकें हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मतलब की मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और ये जो लिखी थी ये 1971 में लिखी गई थी। और ये जो बिपिन चंद्रा थे ये खुद नेशनल मूवमेंट में उस टाइम में सम्मिलित थे, तो इन लोग को इनको आइडिया था, तो इनने ये पुस्तक लिखी, इसके माध्यम से हमको वहाँ पे अच्छे से जानकारी मिलती है। काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है और रेफरेंस बुक के रूप में यूज़ किया जाता है इसको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके, तो ये सारी जानकारी जो है हमको मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। ओके, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता है, एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हमको यहाँ से इसकी जानकारी मिली है। अब देखिए बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं वो अलग अलग बोलते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है वो 1857 की क्रांति के बाद हुई थी, क्योंकि उसके बाद जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से जो हमारे भारत का जो शासन था वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया था। कुछ लोग प्लासी के युद्ध के बाद बोलते हैं कि सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था, उसके बाद जो है अंग्रेज शासन करने लग गए थे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोपियन कंपनियों के आगमन से जो है शुरू हुआ था, लेकिन जब यूरोपियन कंपनियां आई थी तो उस समय तो मुगल काल चल रहा था, और मुगल काल को तो हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत क्या होती है, तो आपको इतना झंझट में नहीं पढ़ना है, आपको हिस्टोरियन बनना ही नहीं है। तो देखिए इस पेड़ की रूट में जाइए, तो यूरोपियन कंपनियों ने नींव रखना जहाँ से स्टार्ट कर दी थी धीरे धीरे, तो वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को, तभी तो हम जो है आगे देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा पूरे भारत में राज करता है, कैसे करता है, नींव तो यहीं से रखना शुरू हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए लगभग जो हमारी 17वीं शताब्दी है उससे पहले और जो पूरी मिडिवल हिस्ट्री में हमारे इंडिया का जो व्यापार है वो यूरोप से भी हुआ करता था। ये जो आपको दिख रहा है ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये हमारा इंडिया है। ठीक है, हमारा जो व्यापार हुआ करता था वो 2 समुद्री मार्ग से हुआ करता था। ये तो हो गई आपके पर्शियन गल्फ, और दूसरा हो गया आपका ये लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है, तो ये 2 जगह से जो है हमारा यूरोप से व्यापार आसानी से हुआ करता था। लेकिन लगभग जो है 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही, या 1672 में आप कह लो लगभग आसपास, यहाँ पर क्या हो गया, एक तुर्की साम्राज्य जो है स्थापित हो गया था। तो ये जो तुर्की लोग थे, यहाँ के जो अफगान लोग थे, तुर्की लोग थे, इन लोगों ने ये जो रास्ता था ना इसको ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण जो ये यूरोप वाले वासी थे ना ये हमसे व्यापार नहीं कर पाते थे। और उस टाइम तो हम लोग को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो काफ़ी सारा सोना था ना हमारे पास, इसलिए
तो क्या हुआ भैया, रास्ता तो ब्लॉक हो गया, लेकिन यूरोप वासियों को तो व्यापार करना था, तो बस दिमाग में कुछ खुरापाती चलती रहती हैं। और इसमें जो सबसे पहले सबसे आगे जो खुरापाती चली थी जिसके दिमाग में, वो थे पुर्तगालीस। जो आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, ये है हमारा पुर्तगाल। तो सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने कदम बढ़ाया था और वो यहाँ पर आए थे। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये ऐसा आता है कि जो यूरोपियन कंपनी है उनके आगमन का क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे भारत में जो कंपनी आई थी वो आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पुर्तगीज आए थे, देन डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये सीक्वेंस आपको बहुत रट लेना है, बाय हार्ट रट लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसके लिए ट्रिक, सीक्वेंस के लिए ट्रिक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो मोस्टली सब लोग एक ही ट्रिक डाले हुए हैं, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा वाली। तो देखिए वहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लंडर ऐसा क्रिएट किया गया है कि जो यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन का क्रम है ना, वो वाली वो ट्रिक नहीं है पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, वो उनके स्थापना वर्ष की ट्रिक है। अब अगर देखिए आपसे दो तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोपियन कंपनियों का स्थापना वर्ष का क्रम बताइए। तो देखिए उनका जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले हुई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देन हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देन हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये हो गया स्थापना वर्ष का। लेकिन ये भारत में आगमन का क्रम है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, ना कि अंग्रेज आए थे। यहाँ पर याद रखना है अंग्रेजों की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी, लेकिन हमारे भारत में जो अंग्रेज से पहले आए थे वो डच आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस का डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये डच जो थे वो अंग्रेज से पहले आए थे, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी। ओके, ये उनके कंपनियों के नाम है। तो आपको ओनली ये डिफरेंस याद रखना है कि ये जो कुछ ट्रिक बनी हुई है यूट्यूब में आप सर्च करना, तो उसमें अंग्रेज को पहले बता दिया है, जबकि अंग्रेज जो है डच के बाद आए थे। तो ये कॉमन सा मिस्टेक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, एग्जाम में जब प्रश्न आए ना तो ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुर्तगालियों के बारे में। देखिए जो पुर्तगाली थे, इन लोगों ने सबसे पहले कदम बढ़ाया था कि भारत की खोज के लिए। देखिए एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की खोज किसने करी थी, तो उसका आंसर आता है वास्को डी गामा। अब देखिए भारत को कोई कैसे खोज सकता है, भारत के जो समुद्री मार्ग है, भारत तक पहुंचने का जो मार्ग है ना, उसकी खोज की गई थी, वो वास्को डी गामा ने करी थी। भारत की खोज थोड़ी ना, भारत कहीं खो गया था क्या, नहीं खोया था ना, इसलिए भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज जो करी थी वो वास्को डी गामा ने करी थी। तो पुर्तगाल से निकला था ये वास्को डी गामा, देन धीरे धीरे यहाँ से पहुँच के यहाँ पर ये जो अफ्रीका का छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। ओके, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये रुका था, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते जैसे तैसे जो है 1498 में जो है वो हमारे इंडिया पे पहुँच गया था। ठीक है, और देखिए ये 1998 में जो है कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था। कालीकट आपको यहाँ पर दिख रहेगा, यहाँ पर एक बंदरगाह है कालीकट का, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए इस अभियान में जो अब्दुल मलिक था, अब्दुल मलिक जो गुजरात का था, उसने जो है इसका रास्ता बताया था। वो यहाँ तक तो आसानी से पहुँच गया था, फिर लेकिन जब वो ये केन्या और यहाँ पर पहुँचा ना, तो यहाँ पर उसको सहायता लेनी पड़ी। तो ये जो अब्दुल मलिक थे, इन्हीं ने जो है उस वास्को डी गामा की सहायता करी और हमारे इंडिया तक उसको पहुँचाया। तो कह सकते हैं कि यही वो दलाल इंसान था जिसने इनको सपोर्ट करा और हाँ यूरोपियन कंपनियाँ जो है हमारे इंडिया में प्रवेश करी। ओके, देन बात कर सकते हैं हम लोग अगले पॉइंट के बारे में कि पुर्तगाली समुद्री मार्ग में जो मुस्तादो द इंडिया कहा जाता था, मतलब जो पुर्तगालियों का जो समुद्री मार्ग था उसको क्या कहा जाता था, मुस्तादो द इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्तादो द इंडिया क्या है, तो वो है पुर्तगालियों का समुद्री मार्ग। पुर्तगालियों का भारत में जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि इसका कार्यकाल था 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक। देखिए 1509 में जो अल्बुकर्क है, ये भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो भारतीय के हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको जो है गवर्नर घोषित किया गया था। कब, 1509 में। और 1505 से लेके 1509 तक कौन था, ये था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, अभी मैं आगे भी इसके सीक्वेंस अच्छे से बताऊंगा, अभी आप सिर्फ सुनते ही आइए। देखिए यहाँ पर अभी आप जो फर्स्ट बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, सिर्फ आप लिसनिंग करो, मतलब अभी आप सुनो, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। PDF तो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत सारी चीजें हमको मालूम चल जाए ना, ऑटोमेटिकली आपको सब माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो आप लोग। देखिए 1510 में जो है इसने बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह हैं उनसे गोवा को छीन लिया था। तो देखिए गोवा यहाँ पर है, तो गोवा को किसने छीना था, वो अल्बुकर्क ने छीना था 1510 में।
अब देखिए आप लोग थोड़ा यहाँ पर ऐसा फील करिए कि आप लोग इसी समय में पहुंच गए, पुर्तगालियों के समय में, जब पुर्तगाली हमारे इंडिया में आ रहे हैं। आप ऐसा फील करेंगे तभी आप हिस्ट्री को और अच्छे से जो है इंटरेस्ट बना पाएंगे अपना हिस्ट्री में। तो देखिए जो पुर्तगाली वायसराय था, जो नानू द क्यूना, ये 1529 से लेकर 1538 तक जो है ये यहाँ पर रहा। और इसने जो कोचिन की जगह गोवा को जो है ना अपनी राजधानी बनाया था। तो कोचिन की जगह गोवा को राजधानी किसने बनाया था? वो पुर्तगाली वायसराय था, नानो द क्यूना। ओके, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के प्रसिद्ध जेयी संत जो है वो फ्रांसिस्को जेपियर, वो भारत में आया था। देखिए 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। और 1622 में जो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है वो बम्बई प्रदान कर दिया था। यानी कि या जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज फिर आ गए थे, उनकी एंट्री हो गई थी, और जो बम्बई पे पुर्तगालियों ने राज करा था वो अंग्रेज को दे दिया गया था। और अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कायम कर लिया था। मतलब कि उनकी मोनोपोली हो गई थी, वही घोड़े का व्यापार सिर्फ यही अकेले किया करते थे। ओके, मतलब इनका जो आयात थे, एक्सपोर्ट जो, वो यही किया करते थे। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तंबाकू की खेती और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने हमारे इधर लेकर आए थे? तो वो लाए थे पुर्तगाली। तो ठीक है, हम लोग को नस्सू बनाने का काम जो किसने करा था? वो ये पुर्तगालियों ने ही करा था। ओके, और जो पुर्तगाली थे वो 1961 तक जो है भारत में ही रहे थे, और उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया था। अब देखिए हमको आज़ादी कब मिली थी? हमको आज़ादी मिली थी 1947 में। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन जो पुर्तगाली लोग थे वो तो गोवा में 1961 तक रहे, बताओ। तो 1961 में जो है, जब आप देखेंगे कि जो हमारे आर्यन मैन है, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने एक्शन लिया था, डायरेक्ट एक्शन, और फिर जाके जो है इनको भगाया कैसे जैसे तैसे करके, और फिर जो है गोवा भी पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और हमारे देश में शामिल हो गया। देखिए पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली जो व्यापारिक खूंटी को, मतलब जो उनकी व्यापारिक कंपनी बोल लो आप या फैक्ट्री बोल दो, तो वो कोचीन में ही खुली थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो भारत में गोथिक कला का जो है प्रारंभ करा था। आपसे पूछा जाए कि गोथिक कला का जो प्रारंभ था वो किसने करा था? पुर्तगालियों ने करा था। तो ये जो गोथिक कला है ना, ये पेंटिंग और आर्किटेक्चर वगैरह बनाना, मूर्तियां वगैरह बनाना, उससे संबंधित है। ओके, तो एक बार आप फटाफट इसे को रिवाइज कर लीजिए कि सबसे पहले जो आया था वो अल्मीडा आया था, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने जो है मिस्र, तुर्की, गुजरात में जो है संयुक्त मुस्लिम जलवेड़े जो है उनको पराजित कर दिया था। कोचीन का दुर्गीकरण करा था। किन्नौर में जो है पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करी थी। अल्बुकर्क जो कि दूसरा गवर्नर बना था 1509 से 1515 तक, बता ही चुका हूँ आपको। इसने 1510 में जो है गोवा को जीतकर जो है पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापना कर दी थी, मतलब वहां पर उनका अधिकार हो गया था। और कह सकते हैं कि ये जो था ना, ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का, पुर्तगाली सत्ता का। ठीक है, और जो नूनो दा कूना था, इसने कोचीन के स्थान पर जो गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। पूर्वी तट की ओर जो है पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार हुआ था, वहां पर भी जो उसने व्यापार जो है स्थापित कर दिए थे। और हुगली और सेंथोम में जो है पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। हुगली आपको यहाँ पर दिखेगा, और हुगली नदी आपको मालूम ही है जो गंगा नदी से अलग होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा होगा। मैप में जो पुर्तगाली हैं, ये गोल सर्कल वाला जो सिंबल है वो पुर्तगालियों की फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे यहाँ पर आपको गोवा में दिखेगी। ओके, और आपको यहाँ पर कहाँ गया, और यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, और ये बस्तीन में दिखेंगी आपको, है ना। तो ये, और ये दीवा में, और ये दमन में। ठीक है, तो ये जो है ये फैक्ट्रियाँ किसकी हैं? और ये कालीकट और ये कोचीन, तो ये जो है पुर्तगालियों की जो है फैक्ट्री हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन अब बात करते हैं हम लोग डच के बारे में। तो डच आए थे इसके बाद। तो देखिए 1556 ईस्वी में भारत आने वाला जो प्रथम डच नागरिक था वो था कार्नेलिस हड़स्तमान, या दड़स्तमान बोलते हैं, हड़स्तमान बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो बोल दीजिए। ठीक है, हाँ, बाकी ये जो दिख रहा है ना, यही अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ये लगा देना। देखिए 1602 ईस्वी में जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड का अस्तित्व में आया था। और बात करें जो 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने जो है मसूलीपट्टनम में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहते हैं कि पहली फैक्ट्री किसने स्थापित करी थी, कहाँ स्थापित करी थी। तो डच ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी, वो कहाँ पर स्थापित करी थी? मसूलीपट्टनम में। अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगा कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है। और इसके बाद जो है पुलिकाट, चिचूरा और कोचीन में जो है उनने स्टार्ट कर दी थी। देखिए इसके बाद जो है पटना में, सूरत में, नागपट्टनम में, और बालासोर में, कासिम बाजार में, यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। देखिए 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण कर दिया था। और 1641 में जो है मलक्का पर नियंत्रण के बाद जो है
इन लोगों ने जो 1658 में लंका पर भी अधिकार कर दिया था। लंका मतलब कि जो श्रीलंका है ना, वहाँ पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। डचों ने जो है पुलिकत में अपने स्वर्णिम निर्मित जो पेगोड़ा है उसके सिक्के चलाए थे। देखिए स्वर्ण पेगोड़ा बोला जाता है। पेगोड़ा आपसे पूछा है कि पेगोड़ा क्या है, तो पेगोड़ा जो है ना वो शब्द वो सिक्के हैं, ठीक है। सिक्के के लिए जो है पेगोड़ा वर्ड यूज किया गया है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद बात करते हैं 1759 है, उसमें बेदरा की लड़ाई में जो है अंग्रेजों के हाथों जो है पराजित होने के बाद जो है डच अपने ये नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों में समाप्त कर दिया था। देखिए उस टाइम जो अंग्रेजों का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है डचों की युद्ध हुई थी, नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और ये जो लड़ाई कहलाई थी इन दोनों के बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो बेदरा की लड़ाई कहलाई थी, ठीक है। और इसमें जो है डच लोग हार गए थे और इनको जो है फिर भारत छोड़ के जाना पड़ा। भारत में डचों के जो आगमन के कारण भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है और उसका जो निर्यात है, उसका जो एक्सपर्ट है वो अपनी पीक पर पहुंच गया था। ओके, तो काफ़ी जो है सूती वस्त्र का जो है इस टाइम में निर्यात हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ करता था। देन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डचों द्वारा जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करी जाती थी। इसमें जो है सूती वस्त्र, नील, शोरा, अफीम, नमक, कच्चा रेशम और चावल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो डच लोग थे ना वो मसालों का निर्यात कभी नहीं करते थे। मतलब मसालों का जो निर्यात करते थे वो पुर्तगाली लोग करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मसालों का निर्यात कौन करते थे, उसमें पुर्तगाली आ जाए, डच आ जाए, अंग्रेज आ जाए और ठीक है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए, तो आपको पुर्तगाली लगा देना, लेकिन डच गलती से भी मत लगाना कि डच कभी भी मसाले का व्यापार नहीं करते थे। ओके, देन बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि ये इन्हीं के ही बारे में अब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा संघर्ष तो इन्हीं के साथ चला हुआ है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिए सन जो है 1599 में जो जॉन मिल्डेन नाल थे, उनके नामक एक ब्रिटिश था, उसने जो है थल मार्ग से जो है वो भारत आया था। अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है ना कि पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया था। तो देखिए पहला अंग्रेज जो था ना वो था ये मिल्डेन हाल। ये तो जो था ना ये स्थल मार्ग से आया था, अकेले ही कहीं से बचा कर आ गया होगा तुर्की लोगों से बच के, तो पहला ये आया था। देन हम लोग कह सकते हैं कि जो समुद्री मार्ग से जो आए थे ना वो कैप्टन हॉकिंस आए थे। वो आए थे 1609 में। प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस वो आया था। और देखिए ये जो जेम्स वन था उसका राजदूत था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने जो है हॉकिंस को जो है 400 मनसब दिए थे। देखिए मनसब क्या है, मनसब मुद्रा है एक तरीके से कह दो, ठीक है। तो मनसब मुद्रा को बोला जाता था। तो जहांगीर ने उसे 400 मनसब दिए थे। और 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए जो स्वीकृति लेने के लिए भेजा था। तो ये करीबन 3 साल तक भटकता रहा, उसको परमिशन तो मिली नहीं, लेकिन जैसे तैसे जो है उसके सामने गिड़गिड़ा के जो है उसने परमिशन ले ही ली। ओके, और इस तरह से कह सकते हैं कि जो है उनको परमिशन मिल गई है समुद्री मार्ग से यहाँ पर व्यापार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था पूरा, यहाँ पर आप देखेंगे समुद्री मार्ग में। लेकिन जब सर टॉमस रो को परमिशन मिल गई तो इनको भी अधिकार हो गया कि यहाँ से वो समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते थे। देन बात करें प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है 217 साझेदार थे और जो पहला गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। अगला पॉइंट है हमारा कि 1611 ईस्वी में जो है दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ गलत लिखी हुई है कि ये दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है। देखिए दक्षिण पश्चिम मतलब देखिए ये दक्षिण वाला भाग और इसके जो पश्चिम वाला साइड, तो ये पूरा क्या कहलाता है आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, इसलिए तो दक्षिण पश्चिम। ओके, और ये जो इधर वाला भाग कहलाएगा ये दक्षिण पूर्व वाला भाग कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर मसूलीपट्टनम में जो है उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, यानी कि फैक्ट्री खोली थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है पहली व्यापारिक कोठी खोली थी और जबकि ये कहाँ पर है, पूर्व में है, ठीक है। तो ये आएगा आपका दक्षिण पूर्व। ओके, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी बुक में थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन होती है, तो आपका दिशा का ज्ञान जो है बहुत काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इन लोग की जो पहली जो फैक्ट्री खुली थी वो मसूलीपट्टनम में खुली थी, आपको याद रखना है। और ये स्थायी फैक्ट्री थी, ओके, परमानेंट फैक्ट्री थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली गई थी। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी इससे पहले तो आप 1611 बता रहे थे मसूलीपट्टनम में। अब देखिए इनने जो सूरत में फैक्ट्री जो खोली थी ना, वो पहली फैक्ट्री खोली थी, लेकिन वो स्थायी नहीं थी, वो टेम्पररी थी। यहाँ पर दिख रहा है आपको सूरत गुजरात में, वो टेम्पररी थी। ओके, वो स्थायी नहीं थी। इसने जो स्थायित्व प्राप्त करा था वो
13 में हुआ था, और जबकि स्थायित्व वाली जो पहली फैक्ट्री थी वो ऑलरेडी मछलीपट्टनम में 1611 को स्थापित हो गई थी। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड से दूर हो जाना चाहिए कि अंग्रेजों की जो पहली स्थायी जो है फैक्ट्री कहाँ खुली थी, वो 1611 में मछलीपट्टनम में खुली थी। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी, ना उसमें टेम्परेरी दिया हो ना उसमें परमानेंट दिया हो, तो आपको सूरत लगा कर आना है। ठीक है, ये छोटा सा कंफ्यूजन है लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा जब ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपका अब ये क्लियर हो गया होगा। देन बात करते हैं 1651 में शाह शुजा ने जो है अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का जो है विशेषाधिकार दे दिया था, और 1717 ईस्वी में जो फर्रुख शियर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए जो है बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था या प्रदान कर दिया था। अब देखिए टैक्स नहीं देना था अब इनको, तो खुली छूट मिल गई थी। अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंस था, अब ये कुछ भी कर सकते थे, कहीं पे भी जो है अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे। और देखिए फिर इसी के टाइम में जो है फोर्ट विलियम का जो है निर्माण कराया गया। ओके, फोर्ट लगा हुआ है मतलब किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, देन बात करते हैं 1757 में जो है बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं उनके साथ जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसमें जो है पराजित कर दिया था सिराजुद्दौला को। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इसके बाद से आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो उस पर जो है पकड़ जमाना शुरू कर दी थी अंग्रेजों ने। एक तरीके से जो नींव है ना, वो नींव यहीं से पड़ना शुरू हो गई थी। अब देखिए जो वहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनके जो सेनापति थे मीर कासिम, उन्होंने उनको धोखा दे दिया था जिसके कारण वो हार गए थे। ओके, देन बात करें हम लोग 1764 में बक्सर का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखिए इसमें इसके बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, यहाँ पर प्लासी के युद्ध में तो उन्होंने राजनीतिक पावर पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद उनको दीवानी मिल गई। वहाँ कुछ 3 इलाहाबाद की संधि के बाद उनको वहाँ की दीवानी मिल गई, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम, पैसे वाला जो माल था वो अंग्रेजों के पास आ गया। तो इस तरीके से आर्थिक और राजनीतिक ये दोनों पकड़ जो है वो अंग्रेजों की, वो हमारे इंडिया में अच्छी होने लगी। ठीक है, तो इसके बाद से फिर आप लोग जानते ही हैं, फिर हमारा 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि जो है बहुत पीड़ित थे काफ़ी सारे लोग, राजा महाराजा लोग। अभी क्यों हुए थे वो अभी हम लोग जब गवर्नर पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए 1857 में क्या है, ईस्ट इंडिया इंक कंपनी का जो शासन है वो भारत में समाप्त करके क्राउन का सीधा शासन जो है आरंभ हो गया था। अब ये क्राउन का सीधा शासन से मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ पर जितना भी शासन कर रही है ना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंस कंपनी है। अभी यहाँ पर जो है ब्रिटेन जो इंग्लैंड में है अलग है जो है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर इसके एक्शन का। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से जो पूरा कंट्रोल था, ठीक है, हमारे भारत पे इन कंपनियों को जितना भी कंट्रोल था ना वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। अब वो वहां पर बैठे बैठे जो है निर्णय लेती थी कि भारत में कैसे है, क्या क्या करना है, क्या क्या काम कहाँ पर करना है और उसको कैसे चलाना है, कौन सा गवर्नर नियुक्त करना है, कौन कौन सा काम कैसे करना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्राउन में जो है शासन कैसे चला गया था। ओके, हाँ चलिए मैप में एक बार उनकी आप ये देख लीजिए फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है। यहाँ अंग्रेजों की जो है वो स्टार से दिखाई गई है, तो यह मछलीपट्टनम और जो है गेलूर में, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बम्बई में, और ये खंबात में, सूरत में यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर ये चिंसुरा हुगली के साइड में जो है देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको देखते रहिएगा। देन बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डेनमार्क की जो व्यापारिक कंपनी का गठन जो था वो 1616 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी जो है त्रिंकोबार यानी कि जो तमिलनाडु में है तथा जो सोरामपुर बंगाल में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, और 1668 में जो है डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर जो है अपने अधिकार जो है अंग्रेजों को बेच दिए थे, और भारतीय क्षेत्र में जो है उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो मतलब अंग्रेजों ने इनको खरीद लिया था। देन बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो जो लुई 14वां थे यानी कि लुई 14 जो थे वो सन 1664 में जो है फ्रेश इंडिया कंपनी की जो है उन्होंने स्थापना करवाई थी, और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना करी थी। 1742 में जो है डुप्ले भारत के फ्रेंच गवर्नर थे, और सबसे चालाक जो गवर्नर था ना वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में वो यही था। अभी आप आगे देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या खतरनाक युद्ध हुए थे। आप कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज चालाकी नहीं दिखाते ना तो आज मतलब जो हमारे स्वतंत्रता का जो वो पूरा मूवमेंट चला हुआ था ना वो हमको अंग्रेज की जगह फ्रांसीसी से करना होता।
ओके, तो फ्रांसीसी जो थे, ये गवर्नर था डुप्ले उस टाइम का, तो लंबे समय तक जो है ये भारत में अपने नियंत्रण के लिए जो है अंग्रेज तथा जो फ्रांसीसी है इन लोग के बीच में जो है युद्ध हुए थे। और इनके बीच में जो 3 सबसे बड़े जो युद्ध हुए थे ना, उनको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। ये 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तीसरा कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेके 1748 तक का हुआ था। देखिए इसमें अंग्रेज व जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी जो युद्ध से जो है प्रभावित था। देखिए उस टाइम जो ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया एक देश है, आप उसको सर्च करके देखना। ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनकी डेथ हो गई थी सडनली, तो अब वहां पर कौन राज करे, इसके लिए जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है उनके बीच में युद्ध होने लगा। तो उसका असर जो है हमारे यहाँ पर भी पड़ा था भारत में, और यहाँ पर भी जो है जो फ्रांसीसी कंपनी और जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसके स्वरूप में हमको देखने को मिला ये कर्नाटक युद्ध। देखिए यहाँ पर ये जो कर्नाटक है ना, जो आज का जो राज्य है कर्नाटक, वहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। जो आपका पूरा पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट को जो है कर्नाटक बोला जाता था उस टाइम, कर्नाटक रीजन। ओके, तो देखिए ये आखिर इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। जो आक्साला शेपले संधि है उसके माध्यम से जो है ये इस युद्ध का अंत हो गया था। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाजी मारी थी युद्ध में, वो मारी थी फ्रांसीसियों ने। ठीक है, अंग्रेजों को हरा दिया था। अब देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को एकदम शॉर्ट में ओवरव्यू होना चाहिए। मैं डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा। देखिए हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर करवा दिया हूँ। चैप्टर अलग अलग लेक्चर सबके बनाए, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है एक एक करके सब में लेक्चर बनाते जा रहा हूँ डिटेल में। और ये तो मास्टर वीडियो है, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो एक बार आपको देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू हो जाएगा, फिर आप उसको डिटेल में भी पढ़ते रहिएगा। अगर आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, आपका रिवीजन फटाक से हो जाएगा। ऐसा ये बहुत काम की वीडियो रहने वाली है आपकी। ठीक है, मतलब छोटा पेक बड़ा धमाका, एक ही वीडियो में सब मिलने वाला है। तो देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें तो दूसरा कर्नाटक जो युद्ध चला था 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। और इसमें जो गवर्नर थे डुप्ले फ्रांसीसी के, उनकी हार हो गई थी। तो जो पल रहा था अब यहाँ पर अंग्रेजों का ज़्यादा भारी हो गया। और जो ये जो युद्ध शांत हुआ था वो पांडिचेरी के संधि के माध्यम से शांत हो गया था। देन कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1756 से लेके 1763 के बीच में हुआ था। और पेरिस की संधि हुई थी, उसके बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद 1760 में जो है सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो है वांडीवाश का युद्ध करा था और फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ठीक है, तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये आपको बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप ARRB NTPC कर रहे हैं तो उसमें यही काम कर देता है। यूपीएससी में जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, वो आपको खुद ही, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से की पॉइंट पे हमको ध्यान देना है। वैसे मैं सारे बताते ही जा रहा हूँ। देखिए जो 1761 में जो है अंग्रेजों ने जो है पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया था। यद्यपि जो है 1763 में जो है पौंडीचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश ने जो है उन्हें वापस लौटा दिए थे, परंतु उन्हें जो है किलेबंदी का जो है अधिकार नहीं दिया था। मतलब अब वो जो है फोर्ट नहीं बना सकते थे, किले नहीं बना सकते थे। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों ने सारी कंपनियों को पढ़ लिया। अब जो है टोटली जो है फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी जो है इस मैच से, लड़ाई के मैच से आउट हो गई। डच कंपनी वो भी आउट हो गई। पुर्तगाली भी ऑलरेडी आउट हो गए थे, वो सिर्फ जो है हमारे गोवा में ही बचे थे। तो अब पूरी तरह से जो मैदान साफ था वो अंग्रेजों के लिए साफ था। तो इस तरह से जो है अब सिलसिला शुरू होता है बंगाल के गवर्नर का। बंगाल के गवर्नर कौन थे? वो अंग्रेज लोग ही बनेंगे। और इनने जो सबसे पहले अपनी शुरुआत करी थी वो बंगाल से ही करी थी। तो अब हम लोग एक एक करके जो है बंगाल के गवर्नर को पढ़ते हैं। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप माइंड में याद रखिए कि देखिए इनके अभी आप आगे देखेंगे ना तो बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे गवर्नर के नाम आएंगे, वायसराय के नाम आएंगे, गवर्नर जनरल के नाम आएंगे। तो ये आपको माइंड में बहुत एक ब्लंडर क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि आप जो फोकस करोगे वो उनके नाम और उनके जो कालक्रम है वहां पे फोकस करोगे। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनके माध्यम से उनको याद रखना है। देखिए सीक्वेंसिंग की याद करने की जो ट्रिक है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपको इस वीडियो में इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस उनके समय में कौन कौन से इवेंट हुए, वो इवेंट के कारण उनको जाना जाता है, किस गवर्नर को जाना जाता है,
ऐसे याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो अभी आप जो है इनके सीक्वेंसिंग और सन को याद करने के लिए बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नर बनने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसके बाद जो है गवर्नर जनरल बने थे। तो जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बना था वो रॉबर्ट क्लाइव था। फिर जो दूसरे गवर्नर बने थे वो वेंसीटार थे। फिर रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बने थे। फिर जो है वेरेहस्ट बने थे। और लास्ट जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हास्टिंग, जो कि 1772 से लेकर 1773 तक गवर्नर रहे थे। और यही वॉरेन हास्टिंग जो है आगे जाकर जो है हम बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वो पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि 1772 से लेकर 1785 पर। देखिए बस थोड़ी थोड़ी नजर मारते रहे ना, क्योंकि हम लोग जो है एक एक सीक्वेंस से आएंगे कि 1772 से 85 से पहुंचे, फिर 85 से फिर और 90 तक पहुंचेंगे, है ना। लेकिन आपको इतना फोकस इन पे नहीं करना, उससे ज़्यादा फोकस करना है कि इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी। वो घटनाओं से आपको ऑटोमेटिकली गवर्नर याद होने लगेंगे। देखना कॉमन मिस्टेक रहती है कि हम लोग ज़्यादातर सन में ही घुसे रहते हैं, सन में ही फोकस करते रहते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। ओके, देखिए जो 1772 जो था उसमें द्वैत शासन की जो है समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। द्वैत शासन मतलब दो जन का शासन। ओके, सरकारी खजाने का जो स्थानांतरण है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरकारी खजाने का जो स्थानांतरण है वो मुर्शिदाबाद से जो है कलकत्ता किसने करा था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने करा था। ओके, और इसी के समय में जो है कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, देन बात करें, वही रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके माध्यम से जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी जो है न्यायालय की स्थापना करी थी। यानी कि जो दीवानी के दो जो रेवेन्यू सिस्टम रहता है या रेवेन्यू संस्था की जो स्थापना करी थी, वो एक न्यायालय की स्थापना करी थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट गठित की गई थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी किसके टाइम में, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। और किस एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 का। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है 1781 में जो है मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है एक मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। ओके, देन बात करते हैं हम लोग कि 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी थी। और 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने जो है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। तो देखिए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने करी थी, इनका नाम आपको याद रखना है, वो विलियम जोन्स ने करी थी। और ये किसके समकालीन थे, वॉरेन हेस्टिंग के समकालीन थे। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपने सुन लिया ना, ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो है वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है, तो अभी आपको इतना प्रेशर डालना ही नहीं है। देखिए मेरी वीडियो, आपका चैनल का नाम क्या है, फनी जी की ट्रिक, तो ये बिल्कुल एंजॉय करो, एकदम फनी वे में अपन लोग चलेंगे, है ना। कोई भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। उसके फिर बात करें, उस समय जो है रुएला का युद्ध हुआ था। और प्रथम अंग्रेज मराठा का युद्ध हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नाम याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको डेट नहीं करना है। मैं अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग जो था उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है महाभियोग चलाया गया था। ओके, देन बात करते हैं, हाँ इम्पीचमेंट चलाया गया था। इस महाभियोग में जो है 7 साल तक जो है चर्चा होती रही और उसे जो है दोष मुक्त कर दिया गया। इसके बाद जो है गीता के अंग्रेज अनुवादक जो विलियम बिलिंगसन है, उनको जो है हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया गया था। इससे ये पता चलता है कि जो वो था साहित्य प्रेमी भी था और साहित्य का संरक्षण भी करता था। ओके, तो बात करते हैं, हेस्टिंग ने जो है मुगल सम्राट को मिलने वाली जो है 26 लाख के रुपए की जो है वार्षिक पेंशन वो बंद कर दी थी। तो मुगल सम्राट को जो है अब वार्षिक पेंशन नहीं मिलती थी। देन इसके बाद आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर 1753 तक थे। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके समय जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर दी थी। तो देखिए आंग्ल मैसूर, मैसूर कहाँ है, ये दक्षिण वाला आपका पार्ट है। इसमें जो है हैदर अली और इनके बीच में ये युद्ध हुए थे मैसूर वगैरह के। और टीपू सुल्तान हैदर अली के ही पुत्र थे, फिर उन्होंने टैकल करा था कि अंग्रेजों से कैसे युद्ध वगैरह करना है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से जो है अंग्रेज और जो मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान, उनके बीच में जो है क्या हो गया था, समझौता हो गया था। देन बात करते हैं 1793 में कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसके साथ जो है एक नए जमींदार वर्ग का जो है उद्भव हुआ था। इसने जो है भारतीय न्यायाधीश से जो युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर जो है 4 भ्रमण करने वाली जो है अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 जो है बिहार के लिए नियुक्त करी थी। ठीक है, तो 4 जो है इसने अदालतें बनाई थी। ओके, आपको याद रखना है। सॉरी अदालतों के, फौजदारी अदालतों के स्थान पर जो इसने भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए कंपनी के जो है कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दी गई थी। तो मतलब जो उनके जो कर्मचारी थे वो अपना पर्सनल बिजनेस खोल ही नहीं सकते थे, समझ रहे हैं। जैसे सरकारी गवर्नमेंट में अपन लोग बड़े पद में जाते हैं तो हम लोग अपना खुद का पर्सनल नहीं खोल सकते, उसी टाइप का जो है इनने यहाँ पे शुरू कर दिया था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, देखिए रोड नहीं कोड, ओके, निर्माण करवाया था, जिसके माध्यम से जो है शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो सामने आया था। प्रशासन तथा न्याय की जो है पृथक इकाई गठित की गई थी और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करी गई थी। कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा व नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और जो आपका पब्लिक सर्विस है, इसकी जो जनक है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आज जो यूपीएससी और हम लोग जो सिविल सर्विस की स्थापना करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसकी जो शुरुआत करी थी, उसका जो फादर क्या कहा जाता है, वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ओके, तो उसने जो है पुलिस अधिकारियों की जो है नियुक्ति तथा जो है पुलिस थाने बनवाए थे। देन बात करते हैं सर जॉन शॉर के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1753 से लेकर 1798 तक रहा था। 1753 में जो है सर जॉन शॉर बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बना था और 1793 में जो है चार्टर एक्ट जो आया था उसमें सर जॉन शॉर के शासनकाल में जो है पारित किया गया था और उसने जो है तटस्थता व हस्तक्षेप की जो है वो नीति अपनाई थी। ओके, देन बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। तो टीपू सुल्तान के साथ जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मर गया था, मतलब मारा ही गया था। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि जो है उसकी नीति अपनाई थी। सहायक संधि करने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद था और मैसूर, तंजौर, फिर पेशवा, भोसले, ये सब जो है फिर उसमें आ गए थे सहायक संधि में। अब देखिए सहायक संधि में होता क्या था, सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है इसको इंग्लिश में। इसमें होता ये था कि जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, एकदम शॉर्ट में समझ लीजिएगा क्योंकि सहायक संधि पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो ये अंग्रेज लोग हुआ करते थे ना, जो पूरे अंग्रेज लोग, इन लोग क्या करते थे, जितने भी राजा महाराजा थे इन्होंने कहा कि हम लोग आपको मिलिट्री जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। जो राजा लोग थे ना, किंग लोग, इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने लगे और इसके बदले में जो है उनसे पैसे लेने लगे। और इन्होंने कहा कि आपकी जो सेनाएं वगैरह हैं वो कम एक्टिव रहती हैं, मतलब कि वो पुराने भाले वाले लेके चल रही हैं और ये जो इनकी अंग्रेजों की सेना थी वो काफ़ी मॉडर्न टाइप की है। तो उन्होंने बोला हम आपका जो है संरक्षण कर लेंगे एक दूसरे से। अगर आपके राज्यों के बीच में अगर जो है लड़ाई भी होती है तो हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। ओके, तो ये सहायता करने के लिए जो है ये नीति अपनाई गई थी। और उन्होंने इस नीति में ये भी कहा गया था कि इसी सहायक नीति के माध्यम से अंग्रेजों का जो एक ऑफिसर है या एक अधिकारी जो है वो इन राजाओं के साथ हमेशा उनकी मीटिंग में रहेगा ताकि वो निगरानी कर सके। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, ये सहायक संधि काफ़ी सारे राजाओं ने जो है साइन कर दी और धीरे धीरे जो है जो उनकी सेना तक जो है हस्तक्षेप कर लिया अंग्रेजों ने। और जो राजाओं की खुद की सेना थी अब वो अस्तित्व में नहीं रही। तो पूरी तरह से जो है एक कह सकते हैं कि पूरे ट्रैप में जो है अंग्रेजों ने फंसाना शुरू कर दिया था हमारे राजाओं को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द्वितीय अंग्रेज मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 तक चला था तथा जो 1802 ईस्वी में जो है बेसिन की संधि लॉर्ड वेलेजली के जो है समय में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सिविल सेवा में नियुक्त जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी।
तो जो सिविल मतलब जो सिविल सेवा के सर्विस के जो अधिकारी थे उनको नियुक्त करा था। किसने करा था? वो करा था लॉर्ड बेलेजली ने, और उसके लिए जो है कॉलेज की स्थापना उसने करवाई थी। कौन सा कॉलेज की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। और देखिए वह जो है ना स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था, तो वो लॉर्ड बेलेजली कहता था। ये सहायक संधि के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, इसके बाद आए थे सर जॉर्ज बार्लो। तो देखिए अभी आप बहुत सारे देखते जाएंगे ऐसे, तो आपको बिल्कुल भी इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो इवेंट हुए हैं वो इवेंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वो उसके माध्यम से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इनका ये आपको जो सन वगैरह दिख रहे हैं ना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज बार्लो जो थे वो 1805 में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके शासनकाल में जो है 1807 में जो है दासों के व्यापार पर जो है रोक लगा दी गई थी। इसके शासनकाल में ही जो है सेना में जो है बेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो बेल्लोर विद्रोह जो किसके टाइम में हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग अगले गवर्नर के बारे में, जो कि है लॉर्ड मिंटो। देखिए इनका जो शासनकाल रहा था वो 1807 से लेकर 1813 तक रहा था। देखिए ये जो थे ना, इनके टाइम में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप याद रखना। अमृतसर की संधि से लॉर्ड मिंटो आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए इनके समय में जो इनने ये संधि करने के लिए भेजा था रणजीत सिंह के पास, वो चार्ल्स मैडकॉक को भेजा था। तो आपको ध्यान रखना है, ये अमृतसर की संधि किसके समकालीन हुई थी? लॉर्ड मिंटो के समकालीन हुई थी। ओके, देन बात करते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था वो था 1813 से लेकर 1823 तक का। देखिए इनके समय में जो है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद जो है नेपाल के साथ 1816 में जो है संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? नेपाल और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है हमारे इंडिया के बीच में हुई थी। ठीक है, और किसके समकालीन हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के समकालीन। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है प्रेस पर जो बैन लगा हुआ था उसको खत्म कर दिया था। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठों को पराजित करके उनको कंपनीय नियंत्रण में लाने का जो है कार्य वो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समकालीन हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समकालीन। देन बात करते हैं हम लोग 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, हाँ वही रिपीट होगा ये टॉपिक। ओके, तो पिंडरियों का जो दमन है वो भी इसी के समकालीन हुआ था, मतलब इसी के समय में हुआ था। इसी के समय में जो है 1822 में जो है बंगाल में टेनेंसी एक्ट या जो है काश्तकारी जो है अधिनियम लागू हुआ था, लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉर्ड एमस्ट के बारे में, जिनका शासनकाल जो रहा था वो 1823 से लेकर 1828 तक रहा था। देखिए इनके समय में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, इनके बीच में अंग्रेजों और इनके बीच में युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1824 से 1826 के बीच में। देखिए जो यांडबू जो थी उसकी संधि के तहत जो है ये खत्म हो गया था। और बात करें 1824 ईस्वी में बैरकपुर में जो है सैन्य विद्रोह इसी के समय में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? वो लॉर्ड एमस्ट के टाइम में हुआ था। तो ये तो थे हमारे भारत के गवर्नर जनरल, तो ये तो थे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो पावर है, शक्ति है, वो हमारे इंडिया में बढ़ती गई। तो अब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल को एक एक करके। तो देखिए पहले जो गवर्नर जनरल आते हैं आपके, वो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल जो रहा था 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, आपको ध्यान रखना है। और फिर वही प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ओके, देन बात करते हैं 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बना था, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो है विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। देखिए 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का जो है अंत इसी टाइम में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जो सती प्रथा का अंत किया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय ने बहुत इसमें संघर्ष करा था। अभी जब मैं आगे उनके बारे में बताऊंगा ना, सामाजिक सुधार आंदोलन जो चले थे उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल रहा था। उन्हीं के कारण कह सकते हैं कि ये जो सती प्रथा है उसका एंड हो गया था। देन बात करते हैं कि विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। और 1803 ईस्वी में यह मद्रास का जो है गवर्नर था। और इसी के समय में जो है 1806 में माथे पर जो जातीय चिन्ह न लगाने तथा जो कानों में बालियां ना पहनने देने और
पर बिल्लौर के सैनिकों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। मतलब उनके जो सैनिक थे वो तिलक नहीं लगा सकते थे अपने हिसाब से, और कान में बाली वगैरह नहीं पहन सकते थे, उनको कंपनी के हिसाब से ही सब करना पड़ता था। देखिए सन 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक जो थे उनने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? विलियम बेंटिक ने करी थी। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था, याद रखना है, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। और मैकाले की सिफारिश को लागू करते हुए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी जो है ना उसको एक शिक्षा का माध्यम बना दिया, मतलब हर जगह अंग्रेजी जो है पढ़ाना कंपलसरी कर दी थी इसने, और ये करा था उसने 1835 ईस्वी में। पेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए जो है कर्नल स्लेमेन को नियुक्त किया था। उसने 1830 ईस्वी में जो है बालिका हत्या को जो है उसको प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आए थे चार्ल्स मेडकॉफ। देखिए चार्ल्स मेडकॉफ का जो शासनकाल रहा था वो 1835 से लेकर 1836 तक रहा था। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो है प्रेस से जो है नियंत्रण हटा दिया था, और इसलिए इसे जो है भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वो लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का जो कार्यकाल रहा था वो 1836 से लेकर 1842। तो देखिए अब हम लोग 42 तक आ गए हैं। इसके समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि जो प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था वो इसी के टाइम में हुआ था, 1839 से लेकर 42 के बीच में। ठीक है, ये अफगान जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था युद्ध वो है। ओके, देन बात करें 1839 में इसने कलकत्ता में दिल्ली तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है मरम्मत करवाई थी। ओके, कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है उसकी मरम्मत करवाने का काम इसने किया था। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सुजा के मध्य जो है त्रिदलीय संधि इसी काल में हुई थी। इसके बाद आए थे लॉर्ड एलियनबरो। 1842 से लेकर 1844 तक का इनका शासनकाल रहा था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था इनके टाइम, और सिंधु को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, और दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो इसी के समय में किया गया था। एलेनबारो के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किसके काल को कहा जाता है? तो लॉर्ड एलेनबरो के काल को कहा जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है ये, है ना। तो 1844 से लेकर 1848 तक इनका शासनकाल रहा था। इनके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जो कि 1845 से लेकर 1846 तक चला था। ठीक है, और इसमें जो थे वो अंग्रेज लोग जीत गए थे। ठीक है, इसने जो है नरबलि प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अब देखिए बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक इवेंट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में जो विलय है वो 1849 में हुआ था। वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। देखिए जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर ये महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, वो इसी के समय में भेजा गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और जो 1852 में जो लोअर बर्मा पेगू वो अंग्रेजी राज्य को जो है ये मिला लिया था अपने अंग्रेजी शासन में। ओके, डलहौजी ने जो है सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार पर आरोप लगाया था, और 1850 में जो है उस पर अधिकार कर लिया था। देन 1852 में एक इनका इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो था भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाना और उनके पता का लगाकर जो है उन्हें छीनना था। देखिए लॉर्ड डलहौजी को ना ये इसके व्यापगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जाना जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? देखिए उस टाइम में राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनकी संतान नहीं हुआ करती थी, तो वो संतान को गोद लेते थे, है ना। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रखी। इसमें होता क्या था कि जो ये राजा है, ठीक है, जो ये राजा है, राजा की अगर कोई संतान नहीं हुई और वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है अगर वो राजा, तो उसकी जो संपत्ति है, उसका जो पूरा धन अर्जित है और वो जो पूरा एरिया में जहाँ पे वो रह रहा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा अंग्रेजों के नाम पर। ठीक है, तो इसमें ये होगा अगर राजा की खुद की संतान नहीं होती है तो वो संपत्ति जो है वो अंग्रेजों के पास चल जाएगी, अगर खुद की संतान होती है तो वो संतान के पास जाएगी। तो ये टोटली एक तरीके से हड़प वाली नीति थी। ये क्या करते थे, राजाओं की संपत्ति को हड़प लेते थे, इसलिए इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके,
तो इसके बाद देखते हैं 1856 में अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया गया था, और उस समय जो है अवध का जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। देन बात करते हैं 1856 ईस्वी में जो है तोप खाने के मुख्यालय को जो है कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया, और सेना का जो है मुख्यालय वो शिमला में स्थापित कर दिया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में जो है डलहौजी ने 1854 में जो है बूट डिस्पैच को लागू किया गया था। देन बूट डिस्पैच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बूट डिस्पैच के अनुसार जिलों में जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में जो है सरकारी कॉलेज, तथा जो 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों को याद रखना है। इनमें एक एक विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए गए, और साथ ही जो है प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। देखिए, जो ये लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसलिए आप 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। ओके, देखिए डलहौजी के समय में जो है रेलवे परिवहन का आरंभ हुआ था। अब देखिए रेलवे इस टाइम में ये जो है रेलवे ये लगभग 16 अप्रैल 1853 में हमारे इधर आ गई थी, और लगभग 2-3 साल पहले ही जो है उसका इन्वेंशन हुआ था। और इतने जल्दी हमारे इंडिया में रेलवे शुरू करना काफ़ी उस टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसने जो है रेलवे की शुरुआत हमारे इंडिया में करी थी, और पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर की। ठीक है, तो 1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इसने पृथक रूप से जो है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग व लोक सेवा विभाग की स्थापना करी थी। तो देखिए, इसने सार्वजनिक निर्माण और लोक सेवक विभाग की जो है स्थापना करी थी। इसी के समय में जो है 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच जो है पहली बार बिजली संचालित तार सेवा जो है शुरू हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो बिजली की लाइन रहती है, हाई टेंशन लाइन वगैरह, तो इसकी शुरुआत उसने इसी ने ही करी थी। उसने शिमला को जो है ब्रिटिश भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। वह भारत नागरिक सेवा हेतु जो है प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करी थी। यानी कि जो सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का कंपटीशन था, वो इसने शुरू करा था। जो आज हम लोग देते हैं ना यूपीएससी वगैरह या पीएससी वगैरह, वो इसने यहाँ से शुरू करी थी। देन बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए कौन कौन से रास्ते, तो वो थे सतारा, जो कि 1848 में उसने शामिल किया गया था। फिर जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली और अवध, ये उसने अपने शासन में शामिल कर लिए थे। अब लॉर्ड डलहौजी के बाद जो भारत के हमारे गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो अब हम लोग भारत के वायसराय को एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं इसमें लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 1856 से लेके 1862 तक। देखिए, भारत कंपनी में द्वारा जो नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो यही थे, और ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधीन नियुक्त भारत का जो प्रथम वायसराय था वो यही था। ओके, बात करें इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक विद्रोह था। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी ने इतनी सारी जो है कारनामे करे थे, उसका जो पूर्ण रूप से जो रिजल्ट है ना, वो विरासत में लॉर्ड कैनिंग को मिला था। उसको 1857 की क्रांति में ऐसा विद्रोह झेलना पड़ेगा, तो ये उसने भी नहीं सोचा था। तो जो कारनामे करे थे लॉर्ड डलहौजी ने, उसका जो विरासत में मिला किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों में सीधा चला गया था, और ब्रिटिश क्राउन ने जो है अपने नियंत्रण में इसे ले लिया था। तो मतलब ये ब्रिटिश जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वो इसको कंट्रोल करने लगी थी। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में जो है एक एक उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से हेल्प से हुआ था। जैसे कि सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन राय के माध्यम से। तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये उनसे एक कदम आगे बढ़ के सोचे राजा राम मोहन राय से। उन्होंने बोला कि जो विधवा हो जाती हैं उनको क्या सती कर दिया जाता था, लेकिन अब वो विधवा हो गई तो वो अब अकेली रहेंगी कैसे? तो उनके लिए जो दोबारा शादी भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए जो है दोबारा कदम बढ़ाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो अब जो है विधवा लोग जो थी वो दोबारा शादी कर सकती थी।
और इसके टाइम में जो है जो व्यवगत सिद्धांत है यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है यानी कि हड़प नीति भी जिसे कहते हैं वो समाप्त की कर दी गई थी इसके टाइम में। 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट को जो है पारित हुआ था और जो पोर्टफोलियो प्रणाली है वो लागू कर दी गई थी। बात करें लॉर्ड एल्गिन के बारे में तो लॉर्ड एल्गिन का जो शासनकाल रहा था वो 1862 से लेके 1863 ईस्वी तक रहा था। इसने जो है बाबी आंदोलन का दमन किया था और 1863 में जो है धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले हमारे वायसराय आते हैं सर जॉन लॉरेंस। एल्गिन के बाद जो है 1863 में जो है जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय बना था, जिसके समय में जो है भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। देखिए अफगानिस्तान के संबंध में जो है इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो शानदार निष्क्रियता के नाम से कौन जाना जाता है? सर जॉन लॉरेंस। इसने जो है जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में जो है एक अकाल आयोग का गठन किया था और 1865 ईस्वी के द्वारा जो है भारत व यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ जो सेवा है वो इसी ने शुरू करी थी। इसके बाद आए थे लॉर्ड मियो। तो लॉर्ड मियो का जो शासनकाल रहा था वो 1869 से लेकर 1872 तक रहा था और इन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में जो है मियो कॉलेज की स्थापना करी थी। इसने जो है 1872 ईस्वी में जो है एक कृषि विभाग की स्थापना की तथा 1870 में वित्त का विकेंद्रीकरण किया था। एक अफगान ने जो है अंडमान में 1872 में इसे चाकू मारकर जो है लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी। मतलब खुन्नस निकाल रहा होगा कोई अपना इंडिया का सिटीजन, तो उसकी हत्या कर दी गई थी चाकू मार के। लॉर्ड नाथू ब्रुक जो थे वो 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इसके समय में जो है बंगाल में जो है भयानक अकाल पड़ा था और इसने जो है बड़ौदा में जो मल्लवराव गायकवाड़ हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जो है पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था, मतलब उनको हटा दिया था। देन बात करें हम लोग इसके अगले पॉइंट के बारे में कि जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे इन्होंने ये घोषणा करी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक जो कार्यवाही हैं उनको बंद करना है, इसलिए उनको जो है पद से हटा दिया था। बात करते हैं हम लोग कि पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है वो नॉर्थ ब्रुक के समय में ही हुआ था। तो कूका आंदोलन किसके टाइम में हुआ था? वो यही लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। ओके, बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। तो इनका शासनकाल जो 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। तो अब हम लोग 1880 तक पहुंच गए हैं। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य जगत में जो है इसने ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो ओवन मेरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। इसके समय में जो है बम्बई में 1876 से लेकर 1878 के बीच में जो है मद्रास, हैदराबाद, पंजाब व मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड जो लिटन ने जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है एक अकाल आयोग का जो है स्थापना करी थी। ओके, देन बात करें इसने 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे इंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली के दरबार में आयोजन किया गया था। ओके, मार्च 1878 में जो है लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र को पर जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। विशेषाधिकार राष्ट्रवादी समाचार पत्र व अमृत बाजार पत्रिका को जो है प्रतिबंध करने के लिए जो है इसने ये किया था। इसने पाइनियर अखबार के ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था। देन इसी के समय में जो है 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। इसने जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु की जो सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। और लॉर्ड लिटन ने जो है अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की जो है स्थापना की थी। बात करते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक शासनकाल रहा था। लॉर्ड रिपन ने जो है सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था। इसने सिविल सेवाओं में जो है प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दी गई थी, जो कि अभी भी वही है। हम लोग जो सिविल सेवा की परीक्षा 21 वर्ष की आयु में ही दे सकते हैं। इसने जो है स्थानीय स्वशासन की जो है शुरुआत करी थी। देन इसके समय में जो है भारत में जो है 1881 में जो है सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है वो प्रारंभ हुई थी और भारत में जो है पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, बात करें हम लोग
हाँ जो जनगणना तो स्टार्ट हो गई थी हमारी 1872 में, लेकिन नियमित रूप से जो है वो 1881 में की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो लाया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में जो है शैक्षणिक जो सुधारों के अंतर्गत जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग जो है वो गठित किया गया था। देन इसके समय में जो है यूरोपियों के विरुद्ध न्यायाधीशों द्वारा जो है मुकदमे की सुनवाई के लिए जो है एल्बर्ट विधेयक 1873 में जो है प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण जो है इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए जो विद्रोह का श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थे, इन्होंने रिपन के द्वारा जो है भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। भारत का उद्धारक की संज्ञा किसको दी गई थी? लॉर्ड रिपन को। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। ओके, अगला हमारा आता है लॉर्ड डफरिन। तो देखिए लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल रहा था वो 1884 से लेकर 1888 तक रहा था, और इनके समय में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा को जो है अंतिम रूप से जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बांग्ला टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 28 सितंबर 1885 में जो है A.O. ओम की नेतृत्व में जो है बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसी के बाद से कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जागा था कि हाँ अब मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस की स्थापना करी थी वो भी एक अंग्रेज ने ही करी थी। लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में बात करते हैं। इसका शासनकाल 88 से 94 तक रहा था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा, या जिसको डूरंड रेखा कहते हैं, तो इसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही हुआ था। देन बात करते हैं 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, और जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम करने में पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि बैन लगा दिया गया था। 11 घंटे से वो अधिक काम नहीं कर सकती थी। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था जो है शुरू करी थी, जिससे संडे की छुट्टी होती है वैसे टाइप के, है ना, तो इसने शुरू करी थी। उसके बाद जो है 1892 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पारित किया गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में बात करें तो 1894 से लेके 1899 तक इसका शासनकाल रहा था, और भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। और ये कथन किसका था? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि जा सकता है कि ये कथन किसका था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय जो है 1895 और 98 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब व मध्य प्रदेश में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। देन अगले उसके बारे में बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1899 से लेके 1905 तक इनका शासनकाल रहा था। 1901 में सर कॉलिन स्टार्क और मॉन क्रिक की अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग, 1902 में और सर एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग, एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की जो है स्थापना इनके टाइम में की गई थी। और देन बात करें 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पास किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने जो है सर एंटोनी मैकडाउन की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसने सैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में जो है एक कॉलेज की स्थापना करी थी। क्वेटा, कोटा, ओके, एक ही है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के लिए कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान दिया था। इस कार्य के लिए जो है कार्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है स्थापना करवाई थी। इसके कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। और कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के टाइम में कर दी गई थी, या लॉर्ड कर्जन ने ही करी थी। और इसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक रहे थे, 5 साल तक। इनके समय में जो है आगा खां एवं जो है सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, यहीं से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो शुरू हो गया था धीरे धीरे करके। और 1907 में जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया था। 1909 में जो है पार्लियामेंट सुधार लाया गया था। इसके बाद आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
अब देखिए बहुत सारा ब्लंडर क्रिएट हो रहा होगा, कितने सारे नाम आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी याद, टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इनके जो इवेंट आ रहे हैं वो अपने आप आपको याद दिलाते रहेंगे। इसके बाद जब मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा ना, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़, बेसिक चीज़ यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। यही सारी चीज़ कई सारी वहाँ पर रिपीट होंगी ना, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत मजा आएगा रियली। तो चलिए पहले अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन था, और ये 12 दिसंबर जो है 1911 में आई थी। दिल्ली के एक भव्य दरबार में जो है आयोजन किया गया था। बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो है 1911 में, वह भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा जो है 1911 में की गई थी। देन बात करते हैं 4 अगस्त 1914 में हार्डिन के जो है समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और हाँ, जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, वो किसके टाइम में हुआ था, वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही हुआ था। तिलक व एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इसी के समकालीन करी थी। और 1916 में जो है लॉर्ड हार्डिंग को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है कुलपति नियुक्त किया गया था। और 1912 में जो है क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जो है द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर जो है दिल्ली बम फेंका गया था, जिससे वह घायल हो गए थे। देखिए जो रास बिहारी बोस थे, यही फिर जो है स्विट्ज़रलैंड, जो हमारा वहाँ पर म्यांमार जापान साइड गए थे, ये वहाँ पे जाके इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस को जो हैंड ओवर कर दी गई थी। ओके, उसकी उसी के संस्थापक थे ये। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1922-21 तक रहे थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जो कार्यकाल में रोलेक्ट एक्ट 1919 पास किया गया था। इसमें प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो इसी के समय में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। इसके समय में ही जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार वो लाया गया था। ओके, देन बात करते हैं हम लोग 1916 में जो है पूना में धोंदो केशव कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तथा जो 1917 में शिक्षा पर जो है सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1920 में व गांधी जी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 में की शुरुआत की गई थी। तृतीय अफगान युद्ध जो है आदि महत्वपूर्ण घटनाएं ये चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले जो है भारतीय गवर्नर बने थे। देन इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जो कि 1921 से लेकर 1926 तक रहते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया जो पहला असहयोग आंदोलन था वो चोरा चोरी घटना 1922 के कारण जो है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही जो है स्थगित कर दिया गया था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो है नवंबर 1921 में जो है भारत की यात्रा करी थी। 1921 में जो है भारत के दक्षिण पश्चिम व समुद्री तट पर जो है मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ही हुआ था। रीडिंग के समय में जो है 1922 में जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय ने जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली तथा नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके समय में ही जो है एम एन रॉय द्वारा जो है 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है गठन किया गया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था एम एन रॉय द्वारा, और किसके समकालीन किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के समकालीन। पहली बार जो है उच्च पदों पर जो है बहाली के लिए भारतीय तथा यूरोपियों को समानता का दर्जा दिया गया था। और 1923 ईस्वी में जो प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के जो चयन के लिए दिल्ली व लंदन में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन की व्यवस्था की गई थी। काकोरी रेलकांड जो हुआ था वो इन्हीं वायसराय के समकालीन हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ये सब जो है गिरफ्त में आ गए थे। ओके, देन बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में, जो कि 1926 से लेके 1931 तक इनका शासनकाल रहा था। इनके समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, और 16 अप्रैल 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1929 में जो है दिल्ली में असेंबली हॉल में जो है बम फेंका गया था, जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है ये घटना को अंजाम दिया गया था। और 1929 में जो है प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र जतिन दास की जो है 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है जेल में मृत्यु हो गई थी। ये जतिन दास जो थे ये अपने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जो थे इन्हीं के साथ जो है वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे या वहाँ उपवास कर रहे थे। ठीक है, उसी के कारण जो है इनकी 64 दिन में मृत्यु हो गई थी। देन बात करें
29 में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित कर दिया था। इसके लिए जो है इसके समय में ही जो है नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस लिया गया था। लॉर्ड विलिंगडन के बारे में बात करते हैं। ये 1931 तक जो 1936 तक रहे थे, ठीक है। इनके समय में जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। इस समय में जो है गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। देन बात करें अगस्त 1932 में जो है रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो है प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा करी थी। महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। देन बात करें 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हो गया था, जो कि हमारे संविधान का लगभग आप कह सकते हैं कि 50% भाग पूरा तरह से तैयार हो गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बात करते हैं तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। वो इन्हीं के समकालीन हुआ था। ओके, बात करें इनके समय में जो है पहली बार चुनाव कराए गए थे। चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में ही रहे और कांग्रेस ने जो है 11 से 8 प्रांतों में जो है अपनी सरकार बनाई थी। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया गया था और ये लिनलिथगो के समय में जो है ये पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। इन्हीं के टाइम में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में पहली बार। देन 8 अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन ये भारत में आया था। क्रिप्स मिशन किसके समकालीन आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में, ठीक है, 1942 में आया था। 9 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। 1943 में जो है बंगाल के भयंकर अकाल पड़ा था और मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन हुआ था। लॉर्ड वेवल के बारे में बात करें तो लॉर्ड वेवल के समय में जो है 1945 में जो है शिमला समझौता हुआ था। इस समय में जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस व एबी अलेक्जेंडर थे। और बात करें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है भारत को जून 1948 से के पहले जो है पहले स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी और 1946 में नौसेना विद्रोह व संविधान सभा का जो है चुनाव व प्रथम अंतिम सरकार का जो है वो गठन कर दिया गया था। अब देखिए ये जो बेवन प्लान था इसके माध्यम से जो है अब हम लोग को आज़ादी ही मिलने वाली थी और इसके बाद जो आखिरी हमारे वायसराय आए थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के साथ में जो है हमको आज़ादी मिलेगी। अभी देखिए कैसे मिलेगी। ब्रिटिश भारत का जो अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन जो है वो इसका समस्या का हल है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था और विधेयक के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण की बात कही गई थी और 18 जुलाई 1947 को ये जो है ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ये आज़ादी के भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो ये 1948 लेकर 1950 तक रहे। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद जो है 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हो गया उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त हो गया तथा संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई और संविधान सभा मतलब तत्कालीन संसद द्वारा ये जो है पद अब राष्ट्रपति जैसा के समान हो गया। ओके, ऐसे समझ सकते हैं कि उस टाइम जो गवर्नर का जो काम हुआ करता था जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके समान हुआ करता था। ओके, तो ये जो थे ये हमारे भारत के वायसराय थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कुछ ना कुछ। तो देखिए थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट हुआ होगा लेकिन अगर आप उसके इवेंट को याद करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन अब हम लोग एक एक करके सारी घटनाओं को पढ़ते हैं। जो कि सबसे बड़ी घटना जो बोली जाती है 1857 की क्रांति, जो कि काफ़ी बड़ा विद्रोह था, उसको पढ़ लेते हैं, है ना।
चलिए, विद्रोह के कारण क्या थे? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको, ये विद्रोह के लिए। राजनीतिक कारणों के साथ ही जो है प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी जो है भारतीयों में जो है असंतोष उभरा था। और क्योंकि वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए जो है वो वहाँ पर रिलीजियस से जो है पढ़ाई करवाते थे उनके कॉलेज में, इंग्लिश द्वारा ज़बरदस्ती थोपी जाती थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो है भारत का आर्थिक शोषण वह प्रमुख एक कारण था। और भारतीय सैनिक का भू राजस्व नीति जो है उसका भी कारण से भी दुखी थे उन लोग। सैनिक कारणों में से एक अनेक विद्वान थे जो कि विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। पदोन्नति से जो है वंचित रखना, व भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, व देश से बाहर जाने के लिए जो अतिरिक्त भत्ता नहीं देना। मतलब उनको युद्ध के लिए ले जाते थे लेकिन उनको एक्स्ट्रा जो है पैसा देते ही नहीं थे। और अगर हम लोग शॉर्ट में कोई सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें इसके, कि मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में वह राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। वीडी सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और देखिए, वीडी सावरकर ने जो है 1857 की क्रांति पे एक बुक लिखी है, उसी के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी उस टाइम की मिलती है। नहीं तो अंग्रेजों लोगों ने तो पूरे सोर्स जला दिए थे। ओके, बात करते हैं असम में 1857 के विद्रोह के समय वहाँ के जो दीवान मनीराम दत्त थे, उन्होंने वहाँ में अंतिम राजा के पोते कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। देन बात करें मुगल बादशाह की, चूँकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जो है जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए जो है वो मजबूर हो गए थे। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के बाद जो है सैनिकों ने आक्रोश पैदा हो गया था, और ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बता। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मंगल पांडे की जो मृत्यु हुई थी, उसको जो फांसी चढ़ाया गया था, उसने एक चिंगारी का काम करा। बाकी गुस्सा खुन्नस तो अंदर से पहले से ही पड़ी हुई थी, पूरे राजा महाराजा लोग थे, तो वो खुन्नस का एक चिंगारी देने का काम करा मंगल पांडे की मृत्यु ने। प्लासी के युद्ध के बाद जो है निरंतर भारत का जो शोषण होता जा रहा था, जो शायद कि जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था। देन बात करते हैं विद्रोह का आरंभ कहाँ से कैसे कैसे हुआ था। देखिए, 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी के विद्रोह किया गया था, और 10 मई 1997 में जो मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। मेरठ से विद्रोही सैनिक ने जो है दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया था। और मेरठ के सैनिक के नेतृत्व में जो बख्त खान ने किया था, और ये धीरे धीरे जो है 1857 के विद्रोह के देश अन्य क्षेत्र में जो है इनने फैला दिया था। लखनऊ में जो है 4 जून 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत की गई थी। बेगम हजरत महल ने जो है अपनी अल्पायु पुत्र जो बिरजस कदरी को जो है नवाब घोषित कर दिया था, और लखनऊ में स्थित जो ब्रिटिश रेसिडेंसी है उसमें आक्रमण कर दिया था। लखनऊ आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ओके, देन कानपुर में जो है 5 जून 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और ये जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब जो है दादू पंत नाम था इनका, इन्होंने विद्रोह के नेतृत्व में प्रदान किया था, और इसकी सहायता जो करी थी वो तात्या टोपे ने करी थी। देखिए, 1857 की क्रांति पे कुछ एपिसोड्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ओके, सीरियल सर्च करना तो मिल जाएगा आसानी से। देन आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि कहाँ से किसने स्टार्ट करा था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। नाना साहेब जो थे वो कानपुर से थे, और इनके समय में जो ब्रिटिश नायक कौन थे जिन्होंने इनको पुशअप नहीं, एक तरीके से दमन करने का काम करा था, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। कैंपबेल थे। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से इनने लड़ा था, उसका दमन भी जो करा था कैंपबेल ने ही करा था। ओके, देन कुंवर सिंह और खान बहादुर खां, अजीमुल्ला, इन सबको आप लोग देख लेना, ठीक है। और इनका ये लोकेशन भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आखिर ये जो विद्रोह था, इतने सारे लोगों ने सहयोग करने के बाद भी ये असफल क्यों हो गया था? देखिए, विद्रोह का जो है सीमित स्वरूप था, बहुत लिमिटेड था, बाकी काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल नहीं थे, और देशी नरेशों ने जो और सरदारों ने जो है वो गद्दारी कर दी थी। कुशल नेतृत्व का अभाव था, इसमें निश्चित उद्देश्य का भी अभाव था, और विद्रोहियों के पास जो है सीमित साधन थे, और जन समर्थन का अभाव था, और अंग्रेजी सेना का जो था उसका कुशल नेतृत्व था।
देखिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने जो है विद्रोही का साथ नहीं दिया था। और विद्रोह के बारे में जॉन नोरेस्कर ने कहा है, यदि इनमें से इन विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहता ना तो हम सदा के लिए हार जाते। तो मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर योग्य जो था वो नेता नहीं था। और कई सारे उन्हें कई सारे थॉट दिए हैं, ये आप देख लीजिए, कई हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लें, तो इनको आप ध्यान रखना। देन विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव ये हुआ कि कंपनी के शासन जो है वो समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके लिए जो है भारत शासन अधिनियम 1857 पारित किया गया था। अब देखिए, इसके लिए डिबेट्स भी हैं लोकसभा में, आप सर्च करना 1857 की क्रांति इतिहास के पन्नों से डिबेट, ओके, तो आपको काफ़ी अच्छी डिबेट मिल जाएगी। उसमें आपको अच्छे से इफेक्ट दिखेगा कि आखिर जो 1857 की क्रांति थी वो हमारे इंडिया तक ही नहीं सीमित थी, पूरे वर्ल्ड में उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां, जो कि बंगाल से शुरू हुआ था। इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए थे। अब देखिए, इसमें जो थी मेन लड़ाई अब अंग्रेजों से नहीं थी, ये हमारे सोसाइटी में कुछ सुधार किए गए थे जो रिफॉर्मर के द्वारा, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करना। 1809 में जो है राजा राम मोहन राय की जो है फारसी भाषा की जो एक पुस्तक है तहफ़्तुल उल मुवाहिदीन, इसका प्रकाशन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने जो है 1814 में आत्मीय सभा की जो है स्थापना करी गई थी। और 1817 में जो है डेविड हेयर की सहायता से जो है हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना करी गई थी। राजा राम मोहन राय ने जो है 1820 में प्रेसिप्ट ऑफ जीसस की रचना करी थी। इन्होंने संवाद कमेडी का भी जो है संपादन किया था। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया और पाश्चात्य शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। और 1830 में जो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में जो है तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो राजा राम मोहन राय का जो पहला नाम था वो राम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि किसने दी थी? बादशाह अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर ने नहीं दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। देखिए, ये 1833 में लंदन ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक व अतीत व भविष्य के मध्य सेतु व भारतीय राष्ट्रीयवाद का जो है जनक व आधुनिक भारत के पिता का सम्मान प्राप्त है। तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है युग दूत की उपाधि प्रदान की गई थी। तो युग दूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को दी थी। ओके, आर्य समाज ने जो है आर्य समाज के बारे में बात करते हैं हम लोग। आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूलशंकर के नाम से जाना जाता था। उनके जो स्वामी थे वो बिरजानंद थे। और आर्य समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने का जो प्रयास, वह भारत को धार्मिक व सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न व पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। इन्होंने बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था व विधवा व्यवस्था, सती प्रथा व पर्दा प्रथा, इसका विरोध किया था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो इन्हीं ने ही दिया था। और 1883 में जो है अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके विचारों का जो संकलन है, इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश 1883 में उसमें मिलता है। और जिसकी रचना जो है उन्होंने हिंदी में की थी। और बात करें सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो है उन्होंने छुआछूत एवं जन्म के आधार पर जो है जाति प्रथा का आलोचना करी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए जो शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश कई धर्म को स्वीकार कर लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत जो है भारतवासियों के लिए है। भारत किसके लिए? भारतवासी के लिए है। क्विक डाइजेस्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। वैलेंटाइन शिरल ने जो है आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और प्रायः दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का जो है मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। पाश्चात्य शिक्षा में जो है समर्थकों में जो है हंसराज तथा लाला लाजपत राय, जबकि विरोधियों में जो थे वो स्वामी सदानंद और लेखराम मुंशीराम प्रमुख थे। ओके,
देन बात करें सामाजिक सुधार अधिनियम को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। देखिए शिशुवध प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लॉर्ड वेलेजी के टाइम में लगाया गया था। सती प्रथा का प्रतिबंध जो हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। हिंदू पुनर्विवाह वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। नेटिव मैरिज एक्ट जो हुआ था नॉर्थवुड के टाइम में। शारदा एक्ट जो हुआ था वो इरविन के टाइम में हुआ था। देन बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो देखिए दक्षिणेश्वर स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद थे और 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई जो संसद में भाग लेकर जो है पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति के दर्शन का अवगत करवाया था। स्वामी जी ने जो है अपने भाषण के बारे में जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। देन बात करें विवेकानंद ने जो है 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी और 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन का जो है कलकत्ता के वेल्लूर व अल्मोड़ा के मायावती नामक जो है स्थान पर मुख्यालय खोला गया था। ओके, और बात करें 1900 में जो है आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास पर जो है चर्चा हेतु जो है पेरिस गए थे ये। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में यूएसए में की गई थी। देन बात करें हम लोग जनवरी 1886 में वे भारत आए थे और मद्रास में आइडार के निकट मुख्यालय स्थापित किया था। भारत में इस आंदोलन की जो गतिविधियों का व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय है वो एनी बेसेंट को दिया जाता है। और थियोसॉफिस्ट जो प्रचार करते थे थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे हिंदुत्व जरूरतस्त्र तथा जो बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्म को जो पुनर्स्थापित किया जाए वह उन्हें जन्म का सिद्धांत प्रचार किया था। और बात करें 1898 में एनी बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, बात करें हम लोग यंग बंगाल आंदोलन के बारे में तो देखिए भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो हेनरी विबियन डिरोजियो को जाता है। और एंग्लो इंडियन डिरोजियो कोलकाता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। उन्होंने आत्म विस्तार व समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन एवं एसोटिक फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना करी थी। डेरोजियो जो है ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का जो है संपादन किया था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। देन बात करते हैं प्रार्थना। तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना की प्रेरणा का जो स्रोत है वो केशव चंद्र सेन है। महादेव गोविंद रनाडे भारत का जो है भारत का सुकरात कहा जाता है इनको, और आरजी भाडेनकर के बाद इसमें शामिल हुए थे। प्रथम समाज प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। देन बहावी आंदोलन के बारे में बात करें। बहावी आंदोलन के जो प्रमुख संत थे वो अब्दुल बहाव थे। इस आंदोलन को भारत में सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का जो श्रेय है वो सैयद अहमद बरवेली व मिर्ज़ा अजीज को दिया जाता है। देखिए इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो दर उल हर्ब को दल उल इस्लाम में बदलना था। अपने प्रारंभिक दिनों में ये आंदोलन पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में ही था। इसे अन्य नेता शाह वली उल्लाह व करामत अली थे। ओके, देन बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। सर सैयद अहमद खान, नजर अहमद व मोहसिन उल मुल्क और चिराग अली इससे जुड़े हुए थे। सर सैयद अहमद ने जो है 1863 में जो है मोहम्मदन लिटरेरी और सोसाइटी की स्थापना करी थी। अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम स्कूल जिसे मोहम्मदन एंग्लो एरियंटल स्कूल कहा जाता है इसकी स्थापना करी थी। 1920 में जो है यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। सैयद अहमद ने जो है तजीब उल अखलात नामक जो है एक पत्रिका का संपादन किया था। अहमदी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुसलमानों ने इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने के लिए एवं मुसलमानों के आधुनिक औद्योगिक व तकनीक प्रगति को धार्मिक मान्यता देने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा जो है गुरुदासपुर पंजाब में व काजिनी नामक स्थान पर जो है 1889 में जो है ये आंदोलन चलाया था। गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे और इस आंदोलन ने जो है शुद्धि आंदोलन व ईर्ष्या
यत के विस्तार पर रोक लगा दी थी। गुलाम अहमद जो है पश्चिमी उदारवाद व ब्रह्म विद्या व हिंदू के धार्मिक सुधार आंदोलन के अत्यधिक प्रभावित थे। देवबंद आंदोलन में के बारे में बात करते हैं तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो है धार्मिक नेता तैयार करना था इनका उद्देश्य, और विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा व पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंध करने हेतु मोहम्मद कासिम नोनातवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा जो है ये आंदोलन देवबंद व सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसमें जो है अंग्रेजी व्यवस्था व अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया गया था। रहनुमा व मजदाए सन सभा, देखिए इस सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो फरदोनजी एवं एसएम बंगाली ने मिलकर इसके उद्देश्य के परसाइयों की जो सामाजिक अवस्था का जो पुनरुद्धार करना था। राफ्त गोफ्तार यानी कि जो सत्यवादी इसकी पत्रिका थी। ओके, नौरोजी फरदुनजी इसके पहले अध्यक्ष थे, वो बंगाली के पहले सचिव थे। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, और 1849 में जो है परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, जिससे नेता जुड़े थे दादोबा पांडुरंग। विष्णु शास्त्री पंडित जो थे 1950 में विधवा संघ की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 में है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ईश्वर राम स्वामी नायर ने जो है अछूतों के पक्ष में जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, और अहरार आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो 1910 में 10 के दशक में हुई थी। इससे जुड़े प्रमुख नेता थे महमूद अली, हकीम अजमल व असलम हसन, इमाम जाफ़र अली व मजरूम हक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इसके बाद बात करते हैं भूमि बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त पहला जो था वो 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल व बिहार व उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आगे चलकर जो है बनारस और मद्रास में जो है उत्तरी जिलों में भी ये लागू हो गई, और इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में लगभग 90% का हिस्सा शामिल हुआ था। इस व्यवस्था के द्वारा जो है जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। लगान वसूली व 10/11 भाग जो है कंपनी को व 1/11 भाग जो जमींदारों को होता था। इस व्यवस्था से जो है कंपनी की आय निश्चित हो गई और किसान मजदूरों की स्थिति तक पहुंच गए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसका जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इसने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारह महल में लागू किया गया था। यह व्यवस्था जो है मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो है सरकार किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जो है एक निश्चित राशि व उपज के 50% जो है प्राप्त करती थी। इस प्रकार की व्यवस्था से जो है किसानों की भूमि वास्तविक स्वामी ना बन सके, राज्य भूमि का जो है स्वामित्व रखता था और जो भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था। इसके अंतर्गत जो है कुल ब्रिटिश भारत का जो है 51 क्षेत्र शामिल था, और 1836 के बाद जो है विंगेर व गोल्ड स्मिथ ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किए थे। देन महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो यह व्यवस्था जो थी 1822 में गंगा की घाटी में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के मध्य भारत के कुछ भागों तथा पंजाब में लागू की गई थी। इसमें राजस्वों को स्थायी रूप से जो है तय नहीं किया गया था, बल्कि उनमें समय समय पर जो है संशोधन का प्रावधान था। कुछ गांवों को मिलकर महाल बनता था, और महाल के मुखिया को केवल भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र आता था। तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट जो में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये कभी थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगा होगा आपको, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपने बस वीडियो देख लिया ना, आपको कई सारी चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो गई होंगी। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ आपके लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।